हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी चैनल एस पी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ही यूक्लिड के बारे में और यूक्लिड के ज्यामिति के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को डिटेल में जानकारी दी है। यानी कि क्या होता है अभिकृत, क्या होता है अभिधारणा, ये सारे के बारे में मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे चैप्टर 7.1 के और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.1 के 1 नंबर से समझते हैं क्या कहा गया। देखिए 1 से लेकर 5 1 के क्वेश्चन 1 से 5 तक आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप लोग को देखना, मैं आप लोग को पढ़ के अभी समझाता हूँ। देखिए कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तर के लिए कारण दे। अगर हम बात करें 1 नंबर में, तो एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकती है, ये गलत है, असत्य हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, असत्य। कारण अगर कोई ये बिंदु है तो इससे अनंत रेखाएं गुजर सकती है, ऐसे ऐसे इस पर रेखा अनंत बिंदु गुजर सकती है, तो यही हमारा कहा गया है। कारण में देख लीजिए इसके कारण क्या हो जाएंगे। इसमें हमें कहा गया है जो अपने उत्तर के लिए कारण दे, तो कारण क्या हो जाएगा, कारण अपने उत्तर के लिए कारण दे, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजरती है, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखा असंख्य रेखा खींची जा सकती है, इसमें क्या कहा गया है, गुजर सकती है, असंख्य रेखा गुजरती है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलने वाले हैं। दूसरे नंबर को देखिए, दूसरे नंबर में कहा गया है वो समझ लेते हैं। दूसरे नंबर में कहा गया है जो अंत बिंदु वाली रेखा को दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या है, तो सत्य है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अंत रेखा है, यहाँ पे भी एक रेखा, ये रेखा है, इसका अंत बिंदु है, तो इसको भी हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं और इसको भी हम लोग अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। और जब हम लोग यूक्लिड की अभिधारणा को पढ़ रहे थे तो दूसरे अभिधारणा में यही ना पढ़े थे, जो एक अपरिमित रूप से रेखा को हम लोग अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे यूक्लिड के दूसरे अभिधारणा से ये क्या हो जाएंगे, तो सत्य हो जाएंगे। कारण में लिखिएगा यूक्लिड के दूसरे अभिधारणा से, यूक्लिड के दूसरे अभिधारणा से। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इसे नोट करते आप लोग समझते चलिए, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाइए, हम अपना मार्कर का कलर चेंज करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब तीसरे नंबर में कहा गया है दिए गए बिंदु ए केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, तो वो मैं आप लोग को कारण बताता हूँ। कहा गया है, देखिए कहा गया है जो दिए गए बिंदु ए केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है। नहीं, इसमें जो है भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लेकर हम लोग असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए दिए गए बिंदु ए केंद्र वाला भिन्न भिन्न त्रिज्या लेकर हम लोग भिन्न भिन्न त्रिज्या लेकर असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, असंख्य वृत्त खींचे जा सकते
जा सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मान लीजिए एक केंद्र का, इस केंद्र का नाम है ए, ठीक है, मान लीजिए केंद्र का नाम है ए, तो इससे एक मान लीजिए इस त्रिज्या का अगर हम एक वृत्त खींचे तो ऐसे बड़ा भी त्रिज्या का तो हम वृत्त खींच सकते हैं, इससे हम लोग और बड़ा त्रिज्या के तक का वृत्त भी तो हम खींच सकते हैं। तो वही कहा गया है, जो इसमें कहा गया था जो एक और केवल एक ही वृत्त एक केंद्र से खींच सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, भिन्न भिन्न त्रिज्या का हम लेकर अनंत वृत्त खींच सकते हैं। तो यही मैंने आप लोग को लिखा है, जो दिए गए बिंदु एक केंद्र वाला भिन्न भिन्न त्रिज्या लेकर हम लोग असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 4 नंबर की तरफ चलने वाले हैं और इसे भी अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। 4 नंबर में क्या कहा गया है वो देखिए। 4 नंबर में कहा गया ऐसी दो रेखाओं x और y का अस्तित्व है ताकि x नॉट इक्वल टू वाई, लेकिन 2x बराबर 2y, तो ये भी असत्य हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे यूक्लिड के बारे में, जब यूक्लिड साहब ने कहा था जो एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर हो तो जब उसका हम लोग दोगुना करते हैं तो वो भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन इसमें हम लोग चलिए दूसरा कारण आपको बताते हैं। देखिए चूँकि 2x इक्वल टू 2 है ना अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग जब 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या होगा, देंगे तो यह x प्लस वाई, x बराबर वाई होगा। जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, x बराबर वाई होगा। यही आप लोग को समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब 5 नंबर में कहा गया है वो समझ लीजिए, जो दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। देखिए 2 विभिन्न रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। हाँ ये असत्य है, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये सत्य होंगे। ये क्या है तो सत्य है। कारण प्रमेय 7.1 से, आप देखिए मार्कर का कलर हम लोग चेंज कर देख लेते हैं। कारण प्रमेय 7.1 से। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन 5 तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने वाले हैं और इसे सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 आप लोग पढ़ लिए होंगे, आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ के कहा गया क्वेश्चन 2 में अभिगृहित और अभिधारणा से आप लोग क्या समझते हैं वो बताने के लिए। तो मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से अभिगृहित और अभिधारणा के बारे में बताया था। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप लोग को फिर से यहाँ पे बताने का क्या तात्पर्य हुआ, जो अगर हम आप लोगों को पहले बेसिक कंसेप्ट नहीं बताते, डायरेक्टली चैप्टर करवाते तब ना हम आप लोग को यहाँ पे बताते। लेकिन जब मैंने आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट में ही आप लोगों को अभिधारणा क्या है, अभिगृहित क्या है, ये सभी के बारे में डिटेल में जानकारी दे दिया हूँ, तो फिर यहाँ पे हम लोग करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि हम लोग अभिगृहित और अभिधारणा से क्या समझते हैं, अभिगृहित का भी परिभाषा लिखे हैं और अभिधारणा का भी हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझे हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें अभिगृहित, वे कल्पनाएँ थी जिनका गणित में प्रयोग किया गया था और जिनका केवल ज्यामिति से नहीं एवं अन्य विषय से संबंधित था। लेकिन और अगर हम लोग अभिधारणा का बात करें तो अभिधारणा का संबंध केवल गणित से ही था, उसमें भी ज्यामिति से। तो यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग प्रमेय का बात करते हैं। तो हाँ, प्रमेय क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि प्रमेय के बारे में नहीं बताया। प्रमेय देखिए क्वेश्चन 3, प्रमेय है मेरा, आप लोग देखेंगे तो देखिए, जिन कथनों को सिद्ध किया जाता है उन्हें प्रमेय कहते हैं, सिद्ध करते हैं। जिन कथनों को हम लोग सिद्ध करते हैं उन्हें प्रमेय कहते हैं। बेसिकली ये बच्चों वाला प्रश्न ही प्रमेय कहते हैं। और आप लोग अगर चैप्टर को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से डेफिनेशन वाले सवाल चुटकियों में बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ गए होंगे जो प्रमेय के बारे में, जिन कथनों को सिद्ध करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। अब देखिए कहा गया है कुछ पदों को लिखे जो ज्यामिति से परिभाषित
नहीं है। तो चलिए वो भी हम बताते हैं आप लोग को, कुछ पद जो इसकी ज्यामिति से परिभाषित नहीं है। देखिए 4 नंबर अपरिभाषित, अपरिभाषित पद, अपरिभाषित पद। अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो रेखा, बिंदु, रेखाखंड, इसको रेखाखंड, ये सारे सब जितने भी है उन्हें यूक्लिड साहब ने इसे परिभाषित नहीं किए थे। यूक्लिड साहब क्या किए थे, इसे परिभाषित नहीं किए थे। ठीक है, रेखाखंड। उसके बाद अगर हम बात करें तल, कोण इत्यादि, ठीक है, कुछ हमें कहा गया तो इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, आप लोग समझ जाइए। जो अपरिभाषित पद रेखा, बिंदु, रेखाखंड, तल, कोण, इन सभी को हमारे यूक्लिड साहब जो थे वो क्या किए थे, तो इसे परिभाषित नहीं किए थे। आशा है आप सभी को समझ में आता होगा। अब हमारे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं को लिखे। अभी मैंने आप लोग को पार्ट 2 में यूक्लिड की 5 अभिधारणा के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, तो पार्ट 2 में आप लोग जाके देख लीजिए। आपको यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं को बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा, बहुत ही अच्छा भी लगेगा, तो आप लोग वहाँ से इसको बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन में 6 यूक्लिड की 3 अभिकृतों को लिखो। अब यूक्लिड के 3 अभिकृत बस पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए सेम, जिसमें कि मैंने आप लोग को बेसिक कंसेप्ट में पहले ही बता दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आशा है आप लोग देखेंगे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है जो निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दे, और इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, आशा है। अब हम देखिए कैसे इसको करते हैं परिभाषित, और इसमें क्या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की ज़रूरत है। चलिए 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर हमारा छूट गया। कहा गया है फ्लेपियर के अवधारणाओं को लिखिए। देखिए फ्लेपियर के अवधारणा जो होता है, हम लोगों ने अभी आप लोग को इससे पहले पार्ट 2 में ही यूक्लिड के 5 अवधारणाओं के बारे में बताए थे। यूक्लिड के 5 अवधारणाओं के बारे में हम लोगों ने बताया था, तो वही 5वीं अवधारणा जो थी वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेपियर की अवधारणा। अगर हम लोग बात करें, यदि एक सीधी रेखा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं फ्लेपियर की अवधारणा के बारे में। यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस और यह योग 2 समकोण से कम होता है। ये मैंने आप लोग को अभिकृत के 5वां अभिधारणा बताया, तो इसी को हम लोग फ्लेपियर का अभिधारणा भी कहते हैं। तो आप लोग इस 7 नंबर में अभिधारणा 5 को लिख लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमने बता रखा है तो फिर दोबारा बताने का कहीं से कोई मैंने नहीं आता है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, उसके बाद अगले पार्ट में 9, 10 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अभी हम करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। पानी में पिला जी, ला गिलास लोटा में ला 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 लोटा में ला ना ला ना हम पी बस जी नहीं पहले हम पी। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 1 नंबर से समझते हैं, जिसमें हमें कहा गया है समांतर रेखा को परिभाषित करने के लिए और इसमें कुछ अपरिभाषित पद है उन्हें लिखने के लिए। चलिए हम लोग इसे लिखते हैं। तो अगर हम लोग समांतर रेखाएं की बात करें तो समांतर रेखा क्या होती है। देखिए वे रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, उभयनिष्ठ बिंदु न हो, उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। वो रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग अपरिभाषित पद का अगर बात करें, अपरिभाषित पद, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें रेखाएं को यूक्लिड क्या हिसाब क्या कहते हैं, इसे उन्होंने इसको परिभाषित नहीं किए थे, रेखाएं। और अगर हम बात करें तो ए नंबर दे दीजिए, बी नंबर बिंदु हो जाएगा। तीसरा बात करें तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ में क्या हुआ,
इन दोनों को तो परिभाषित नहीं किए थे, लेकिन उभयनिष्ठ का बात करें, दोनों पर स्थित। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दोनों पर स्थित हो, दोनों पर स्थित हो। उभयनिष्ठ दोनों पर स्थित होना चाहिए, ऐसा बिंदु जो दोनों पर स्थित हो तो वो बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। यानी लेकिन समांतर रेखा में कोई ऐसा बिंदु नहीं होती है जो दोनों रेखाएं पर स्थित हो, तो ये इसीलिए वो रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो वो हमारे समांतर रेखा कहलाएगी। और इसके अपरिभाषित पद ये हो जाएंगे। अब न्यून कोण देखिए, न्यून कोण को आप लोग बच्चे से पढ़े, वह कोण जिसका माप समकोण से कम हो, वह कोण जिसका माप समकोण से कम हो, वह कोण जिसका माप समकोण से कम हो उसे क्या कहते हैं, तो न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अपरिभाषित पद देखते हैं। अपरिभाषित पद, अगर अपरिभाषित पद का बात करें इसमें तो कोण हो जाएगा, बिन माप हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग अपरिभाषित पद का बात करें तो कोण हो जाएगा, माप हो जाएगा, उसके बाद समकोण हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, अपरिभाषित पद। अब हम लोग आयत की बात करते हैं। तो आयत का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चार रेखाओं से बनी आकृति जिसकी, चार रेखाओं से बनी आकृति जिसके जिसके चार रेखाओं से बनी आकृति जिसके चारों कोण बराबर हो। आयत के चारों कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री एंगल पे। आप लोग ऐसे भी सीख सकते हैं, ऐसे चारों कोण बराबर हो। ठीक है, ऐसे भी चार रेखाओं से बनी आकृति इसके चारों कोण बराबर हो। तो इसमें अगर हम लोग अपरिभाषित पद का बात करें, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। परिभाषित पद, अगर हम लोग इसमें अपरिभाषित पद का बात करें तो क्या सब हो जाएगा, देखिए इसमें अगर हम बात करें चार रेखाओं से बनी आकृति, तो आकृति हो जाएगा ए में, बी नंबर में चार रेखाओं से रेखा हो जाएगा और कोण हो जाएगा। ये सब क्या है, तो अपरिभाषित पद है मेरे प्यारे दोस्तों इस परिभाषा के अंदर। तो इसी को हमें लिखना था, हमारे कहा गया था। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज, 5 नंबर में क्या है, तो समांतर चतुर्भुज जिसे कि हम लोग को परिभाषित करना है। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, इसमें जो है आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो वो क्या सब हो जाएगा, तो देखिए अपरिभाषित पद का बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इसमें कोण दे दीजिएगा, यहाँ पे कोण और यहाँ पे बराबर दे दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें अपरिभाषित पद, अपरिभाषित पद का, तो जो कि हमारे यूक्लिड साहब ने परिभाषित नहीं किए थे उन्हें, तो वो क्या सब हो जाएंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएंगे, तो भुजा हो जाएंगे। आशा है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस आप लोग को समझना है जो इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म है, बिंदु है जिसे परिभाषित नहीं किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये आप लोग को परिभाषा ही है, आप लोग जो
और ये परिभाषा हम लोगों ने यूक्लिड साहब के जितने भी मतलब यूक्लिड साहब ने दिए थे उसी के आधार पर हम लोग लिखे हैं। और उसमें कुछ पद जो उन्होंने अपरिभाषित मान लिया है, जिन्हें उन्होंने परिभाषित नहीं कर पाया, उन्हें उसने लिखने के लिए कहा गया था, तो वही हम लोग लिख लिए खोज के। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही करेंगे।